हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन और आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद दर्शन में। चलिए, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9वीं का पार्ट 1 का, जो कि शीर्षक है इसका जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा होगा पिछले वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक दे दिया गया है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का ये पार्ट 2 को। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पास आए थे समूहीकरण एवं वर्गीकरण के प्रयास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत करने का प्रयास किया था। तो अगर किसी ने सबसे पहले वर्गीकृत किया था, वो कौन थे? अरस्तु। अरस्तु एक ऐसा वैज्ञानिक है, एक मनोवैज्ञानिक, बहुत सारे उसका 2-3 चीज़ों में आता है। जंतु विज्ञान का जनक है ना, इस तरह से आप देखोगे साइकोलॉजिकल में। तो ये अरस्तु को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। ये जो अरस्तु हैं, ये अरस्तु बहुत ही फेमस हैं, अलग अलग विभागों में भी इनका नाम पढ़ा जाता है। तो ये अरस्तु आप याद रखिएगा। इन्होंने ही सबसे पहले वर्गीकृत या समूहीकृत करने का प्रयास किया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इस आधार पर उन्होंने जीवों के जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए थे। अरस्तु के बाद जीवों के वर्गीकरण के और भी प्रयास हुए होंगे, परंतु हमारे पास कुछ प्रयासों के बारे में ही जानकारी उपलब्ध है। 1686 में जॉन रे ने पौधे वर्गीकरण में पौधों के बाह्य लक्षणों को आधार बनाया। जॉन रे के बाद कैरोलस लिनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कैरोलस लिनियस। इसके आपका एक क्वेश्चन आता है कि द्विनामकरण पद्धति किसने दिया था? तो ये याद रखना, आगे लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने क्या किया था? दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच सकते हो कि दुनिया भर में इतने सारे पौधे होंगे, सबको वर्गीकृत करने का प्रयास अगर किया गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। तो इसलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो कैरोलस लिनियस को याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि लिनियस ने सबसे महत्वपूर्ण यह काम किया कि कुछ विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर व मादा अंगों की उपस्थिति के संख्या के आधार पर एक सरल वर्गीकरण दिया। इसे लैंगिक वर्गीकरण कहते हैं। इसका विवरण उनकी 1735 में प्रकाशित एक पुस्तक था, जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया था। इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने वर्गीकरण करके लिखा था कि ये पुष्प इस तरह से हैं, ये फूल पौधे जो भी, उन्होंने बहुत सारा चीज़ों के बारे में एक पुस्तक बनाई थी, जिसका नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। और इसको कब किया गया था? इसको 1735 में प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं। लिनियस ने सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए जंतुओं व वनस्पतियों के हजारों नमूनों को तुलनात्मक अध्ययन किया तथा एक ऐसा वर्गीकरण विकसित करने में सफल हुए जिससे जंतुओं व वनस्पतियों के प्रत्येक जाति को पृथक पृथक वर्गीकृत किया जा सकता था। जंतुओं व वनस्पतियों की शारीरिक विशेषताओं के बारे में लिनियस ने व्यवस्थित रूप से जो ज्ञान हासिल किया था, उसका समूचे जीव विज्ञान पर गहरा असर रहा। इस पद्धति में संपूर्ण जीव जगत को 2 जगत में बांटा गया है, पादप जगत एवं जंतु जगत। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये आप याद रखिए कि जैसे ही हम लोग पौधों को जीवों को बांटते हैं, देखो जीव जगत लिखा है यहाँ पे। जीव जगत का मतलब है चाहे कोई भी जीव हो, बस उसमें जीव जैसा एक होना चाहिए। वृद्धि, विकास, प्रजनन, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ानी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जीव। तो जीव को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? एक बांटते हैं पादप और दूसरा बांटते हैं जंतु। तो एक क्या हो जाएगा? पादप, और दूसरा हो जाएगा जंतु। तो हम लोग पादप में आते हैं कि जंतु में आते हैं? आप लोग कमेंट में नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे आप लोग लिख के बताइए कि हम मनुष्य जो हैं पादप में आते हैं या जंतु में। चलिए, ओके, आगे हम लोग देखते हैं। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम का शब्द का प्रयोग किया था। पदानुक्रम यानी एक अनुक्रम या एक अनुसार जो होगा। पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों के और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूह में व्यवस्थित किया गया था। यानी किस तरह से विकास हुआ, आप लोग नहीं जानते होंगे तो एक लाइन में जान लीजिए कि सबसे पहले जीव का विकास माना जाता है समुद्र से आगे बढ़ा। तो जीव पहले अमीबा बना, एक कोशिकीय जीव, फिर द्विकोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, इस तरह से आगे जीवों का विकास हुआ। फिर छोटे प्रकार के पौधे, फिर बड़े पौधे, बिना पहले तो शैवाल जैसे बिना
पत्ती फूल जड़ वाले बनते थे। इस तरह से हम लोग वो आप आगे 11वीं क्लास में पढ़ोगे। तो इस तरह से विकास हुआ था और उन्होंने एक पदानुक्रम बनाया था, किसने? कैरोलस लिनियस ने। तो उसका पदानुक्रम कैसे है, देखो मनुष्य का पदानुक्रम को यहाँ पे दिया गया है। तो मनुष्य का पदानुक्रम में फर्स्ट देख सकते हो यहाँ पे आप लोग जगत दिया है। जगत में आपका आता है एनिमेलिया, और इसका नहीं समझ में आ गया कि एनिमेलिया क्या है, तो ये बहुकोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। और अंतर्ग्रहण पोषण, यानी अंतर्ग्रहण मतलब निगल कर खाना चीज़ों को, पोषण जो होता है हमने अंदर खाना को निगलते हैं मुंह से, तो ये अंतर्ग्रहण पोषण वाला होता है। यूकैरियोटिक मतलब इसमें इसके केंद्रक में इसके कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। और इस तरह से आगे है बहुकोशिकीय, यानी बहुत सारे कोशिकाएं बॉडी में पाई जाती है, इसको कहते हैं एनिमेलिया। क्लियर। दूसरा दिया है यहाँ पे संघ। तो संघ का मतलब होता है कि ये किस फाइलम या किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दिया है कार्डेटा। कार्डेटा को नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कशेरुकदंड, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। जोड़ीदार उपांग मतलब इसके जोड़ीदार उपांग मतलब पैर या हाथ जो भी होंगे वो जोड़ी के साथ होंगे दो। फिर ये आगे दिया है वर्ग। वर्ग में आप देखते हैं मेमेलिया। तो मेमेलिया ऐसे जीवों को बोलेंगे जिसके शरीर में क्या पाया जाए, रोएं। रोएं यानी कि रोम छोटा छोटा, और बाह्य कर्ण यानी इसके जो कान होंगे वो बाहर होंगे। इस तरह से ये 3 हो गया मनुष्य का पदानुक्रम में। आगे और भी है, ये देखो गण। तो गण में ये प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेट्स यानी कि अंगूठे की जो स्थिति वो होगी वो विपरीत होगी। अग्र व पश्चपाद में 5-5 अंगुलियां होना अनिवार्य है। इसका जो कुल होता है होमोनिड, इसका कुल क्या होता है, होमोनिड, यानी द्विपाद चलन, यानी 2 पैरों पे या 2 हाथों पे, ये क्या कहना चाहिए, 2 पैरों पे चलते हैं। वंश इसका जो होता है होमो, और जाति जो होता है सेपियंस। तो आपको बता दूं, वंश और जाति को मिलाकर ही जो वंश होता है और उसकी जो जाति होती है, दोनों को मिलाकर वैज्ञानिक नाम बनाते हैं। दोनों का नाम मिलाकर क्या बनाते हैं, वैज्ञानिक नाम। तो इसको भी द्विनामकरण की पद्धति के अनुसार कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। तो यहाँ पे अब मनुष्य का जो क्या बोलना चाहिए, वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या बन जाएगा, होमो सेपियंस बन जाएगा। और होमो का अर्थ क्या होता है, सुविकसित मस्तिष्क वाला। तो होमो सेपियंस ये वैज्ञानिक नाम है किसका, मनुष्य का। तो याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां थीं। जैसे कि कुछ इस वर्गीकरण में लिनियस ने भी सभी जीवों को सिर्फ 2 वर्गों में सीमाबद्ध किया, परंतु कई ऐसे जीव पाए गए जो पादप एवं जंतु दोनों के लक्षण दर्शाते हैं। यानी कि अभी आपने देखा कि कैरोलस लिनियस ने क्या किया है, कैरोलस लिनियस ने 2 भागों में बांट दिया था जीवों को। जीवों को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। तो ये हो गया जीव, और जीव को बांट दिया पादप, और एक बांट दिया, दूसरा बांट दिया पादप, और दूसरा जंतु। जंतु में आएंगे हम लोग, और देखो पादप में और जंतु में बांट दिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे ये होगा कि कुछ ऐसे जीव मिल गए जो जंतु के जैसे भी व्यवहार करते थे और पादप के जैसे भी। तो क्या आप जानते हैं यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो कि दोनों की भांति व्यवहार करता है। इसमें हरित लौक भी पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव है, और स्वपोषण विषम पोषण इसकी कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो इस तरह से दोनों के लक्षण पाए गए। तो ऐसा कोई जीव है जो जंतु और पादप दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो वो क्या है, यूग्लिना। तो लिनियस की जानकारी के दायरे में कोशिकाओं एवं उनकी आंतरिक संरचनाओं के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं थी। समय के साथ सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता बढ़ाने के आविष्कार होते रहे, मतलब सूक्ष्मदर्शी बनना आगे धीरे धीरे, फिर लोग और उसके बारे में, जीवों के बारे में, पादपों के बारे में देखने लगे, उसका अध्ययन करने लगे। इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। चलिए थोड़ा नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे देखते हैं कि 1969 में R.H. व्हिटेकर ने क्या किया था, R.H. व्हिटेकर ने एक वर्गीकरण दिया जिसको 5 जगत वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, 5 जगत वर्गीकरण को किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि 5 जगत वर्गीकरण को जो दिया था वो कौन था, R.H. व्हिटेकर। यहाँ पे R.H. लिखा है, व्हिटेकर, ठीक है, इन्होंने दिया था। इन्होंने किस प्रकार से 5 जगत में बांटा था। पहला देखो इसको, आगे इसके जो आधार थे वो क्या थे कि केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति व उपस्थिति, यानी किसी भी जीव में केंद्रक झिल्ली है तो उसको क्या कहेंगे, और केंद्रक झिल्ली नहीं है तो उसको क्या कहेंगे। जैसे मान लो केंद्रक झिल्ली है तो उसको हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक, और केंद्रक में उसका झिल्ली नहीं है तो
प्रोकैरियोटिक कहेंगे। इस तरह से दूसरा उन्होंने लिया संगठन का स्तर। संगठन का स्तर या तो एक कोशिकीय होना चाहिए या बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय मतलब अमीबा वगैरह, फिर बहुकोशिकीय में बहुत सारे जीव आते हैं, हम लोग आते हैं, है ना। और तीसरा दिया इन्होंने पोषण प्राप्त करने की विधि, क्या वो स्वपोषी है, क्या वो विषमपोषी है। तो इन 3 मेन टॉपिक को लेकर उन्होंने 5 जगत में बांट दिया पूरे जीवों को। कितने जगत में? 5 जगत में। क्लियर। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे व्हिटेकर का वर्गीकरण। व्हिटेकर का वर्गीकरण में पूर्व पद्धतियों की अपेक्षा वर्गीकरण के 5 जगत की प्रणाली अधिक विकसित प्रतीत होती है। इसमें जीवों की विविधता पर और अधिक बेहतर तरीके से विचार किया गया है। इस प्रणाली में संपूर्ण जीव जगत को निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्या क्या? तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लीजिएगा। 5 जगत में बांटा क्या? जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमेलिया। यानी कि आपको याद रखना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इस तरह से आपको याद रखना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। क्लियर। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। यानी कि संपूर्ण, अब देखो आगे किस तरह से बांटा जाएगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आगे। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, जो मोनेरा पढ़े हैं ना 5, इसी को देखो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा मोनेरा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोटिस्टा, फिर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा, क्या? नीचे में आपको मिलेगा फंजाई, यह नीचे में आपका मिल गया फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यानी इसको और आप डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पे इस सारणी को आप, या फिर इस वर्गीकरण की जो विधि दिया गया है इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर। इसमें एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो मोनेरा में जीवाणु आएंगे, प्रोटिस्टा में अमीबा, फिर फंजाई में राइजोपस, प्लांटी में नीम और एनिमेलिया में मछली, मनुष्य। तो इस 5 जगत में पूरे संपूर्ण संसार में जितने भी जीव हैं वो तो इन्हीं 5 के अंदर रहेंगे। अगर वो मान लो प्रोकैरियोटिक है तो वो क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक रहेगा तो वो मोनेरा में रहेगा। यूकैरियोटिक रहेगा तो फिर प्रोटिस्टा में, यूकैरियोटिक का एक कोशिकीय है तो प्रोटिस्टा में, है ना। इस तरह से आपको देखना रहेगा। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर देखो यहाँ पे देखो, ये सजीव हो गया, सजीव में या तो यूकैरियोटिक हो गया या प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखो मोनेरा जीवाणु आता है, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, अमीबा, बहुकोशिकीय। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। तो इसको थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा, मैं आगे और इसका एक एक डिटेल बताते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 में से पहला जगत मोनेरा को। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के अंतर्गत सभी एक कोशिकीय झिल्ली रहित केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं। इस जगत के जीव स्वपोषी, विषमपोषी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, और ये जो होते हैं कोशिका भित्ति भिन्न प्रकार के रखते हैं। और इसमें क्या आते हैं उदाहरण में? जीवाणु, एनाबीना। तो याद रखना, सबसे पहला भाग जो है वो है मोनेरा का, और इसमें आते हैं जीवाणु, और इनका जो स्वपोषी, विषमपोषी दोनों होते हैं, और इनके कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या नहीं पाया जाता? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक में देखें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। क्लियर। यानी एक कोशिका होती है, उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसी को कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका के चारों ओर ऐसे झिल्ली नहीं पाया जाता तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और इसमें आता है जीवाणु। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा में, अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल में और क्या दिया है? जीवाणु, और दिया है ई कोलाई यानी इस्चेरिचिया कोलाई जो हमारे पेट में पाया जाता है, हाथ में, बेसिलस एंथ्रेसिस, साइनोबैक्टीरिया, ये आपके समुद्र वगैरह में पाए जाते हैं। और आगे देखते हैं दूसरा जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में देखोगे तो ये स्वपोषी, विषमपोषी दोनों प्रकार के होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। यहाँ से अब चालू हो जाता है यूकैरियोटिक, लेकिन इसमें ध्यान देना ये है कि ये जीव तो एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है। आगे हम लोग जस्ट देखेंगे वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होंगे। तो अभी ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक क्या होंगे? प्रोटिस्टा होंगे, और ये भी स्वपोषी, विषमपोषी। और इसका जो एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामेसियम ये है, और यूग्लिना वगैरह हैं। क्लियर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एंट अमीबा, पैरामेसियम अमीबा, है ना। आगे दिया है जगत फंजाई। फंजाई को आप लोग कवक भी बोल सकते हो, जैसे आप मशरूम जानते हो जिसको हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में पुटू बोला जाता है, तो वो होता है
इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाती है, फंजाई या कवक, फंगी भी बोल सकते हो। तो अधिकांश कवक तंतुमय होते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं तंतुओं का जाल जैसा होता है, और ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं, विषमपोषी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इनका जो एग्जाम्पल है ईस्ट है। ईस्ट आप लोग ध्यान रखना, ये एक प्रकार का क्या है, कवक है। कई बार ये कई जगह में आता है साइंस में पढ़ने को, ईस्ट को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ईस्ट का मतलब क्या है, एक प्रकार का फंगी या कवक, ठीक है। म्यूकर मशरूम आपको बता दिया गया, ये आप सब एगेरिकस जिसको मशरूम बोलते हैं, तो ये नाम भी याद रखिए। और ये हो गया कवक। कवक के बारे में और कुछ दिया है, आप जानते हो कि डबल रोटी वगैरह में फफूंद जैसा आ जाता है, वो सब कवक हैं। जैसे आप अचार को बहुत दिनों तक रख दे रहो, अचार को हवा मिल जाता है, उसका ढक्कन खुला वगैरह हो गया, तो उसमें आ जाते हैं चमड़े जूतों वगैरह में। इस तरह से आप पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है। क्या आप जानते हैं शैवाल लाइकेन जो होता है वो सहजीवित है, यानी यहाँ पे ये बताना चाहता है कि लाइकेन एक प्रकार का ऐसा सहजीव है। लाइकेन एक ऐसा सहजीवी है, इसको आप लोग याद रखने हैं। ये जो लाइकेन होता है, यहाँ पे चित्र में भी दिया है, ये लाइकेन सहजीविता दर्शाता है। यानी शैवाल और कवक दो चीज़ ना याद रखना, क्या क्या, शैवाल, कौन कौन, शैवाल और कवक, शैवाल यहाँ पे और ये कवक, दोनों मिलकर किसी जगह में एक साथ रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लाइकेन। जैसे आप देखना, मान लो लकड़ी बहुत दिन से पड़ा हुआ है, तो लकड़ी में कुछ मशरूम जैसे उगने लगते हैं, तो वहाँ पे वो दो प्रकार के एक साथ रहते हैं। लकड़ी में जो थोड़ा सा शैवाल जैसा छोटा छोटा आ जाता है, और फिर कवक, दोनों एक साथ मिलकर जीते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। क्लियर। आगे दिया है जगत प्लांटी। जगत प्लांटी जो होता है, प्लांटी मतलब समझ रहे होंगे, प्लांट जैसा पादप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्लांटी, प्लांट या पादप। तो पादप के बहुत सारे चीज़ों को तो आप जानते ही हो। पादप जगत के सभी जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। हरित लौक तो पाया जाता ही है, ये स्वयंपोषी होते हैं, याद रखिए क्या होते हैं, स्वयंपोषी। इन्हें दूसरों को भोजन की जरूरत नहीं होता, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। आप लोग याद रखिएगा इसको, जो जितने भी पौधे या पादप होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जैसे छाल वगैरह आप अगर किसी पौधे का खाओगे या पौधे के, तो उसमें आपको सेलुलोज मिलेगा। फिर इसका एग्जांपल देख सकते हो, स्पायरोगायरा, शैवाल, फ्यूनेरियम और फर्नासाइकस, खजूर और नीम, ये सारे चीज़ जितने भी पौधे होंगे प्लांटी में आएंगे। क्लियर। अगला आता है आपका, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बुक आपके पास होगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं उसको बताते जाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। हाँ, आप लोग तो अमरबेल को देखे ही होंगे, एक पेड़ में एक छोटा सा टुकड़ा भी हो गया तो अमरबेल उस पूरे पेड़ को शोषित करके अपना विकास कर लेता है और पेड़ धीरे धीरे मरने लगता है, तो उसके ऊपर पूरा छा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमरबेल। यानी ये परपोषी है। स्वपोषी जितने भी पौधे हैं सभी हैं, लेकिन कुछ एक दो पौधे ऐसे होते हैं जो परपोषी हैं, तो उन्हीं में से क्या है, एक अमरबेल। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पुष्पीय पौधे की बात करो तो यहाँ पे उसको दो भागों में बांट दिया गया है। पुष्पीय पौधों को बीज आवरण और बीज आवरण सहित। बीज आवरण रहित का मतलब है कि उसके बीज में आवरण नहीं रहेगा, मतलब उसके बीज में कवर नहीं रहेगा उसका। जैसे बीजों के बाहर में कवर होता है ना, जैसे मूंगफली का बाहर में कवर है तो उसको हटाते हैं फिर खाते हैं, वैसे बीज का आवरण रहेगा तो बीज आवरण सहित बोलेंगे, और कवर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बीज आवरण रहित। तो जिसमें बीज का आवरण नहीं रहता है, जिसमें कवर नहीं रहता, उसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जिसमें होता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्लियर। आगे इसको जिम्नोस्पर्म को साइका से एग्जाम्पल दिया है। आगे जो एंजियोस्पर्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। देखो कोई भी चीज़ को आप बीज लेते हो तो उस बीज को अगर आप दो भागों में बराबर डिवाइड होता हुआ दिखता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री है। जैसे आप देखो, आप मूंगफली ले लो या कुछ भी ले लो, चना हो गया, देखो चना को आप जानते हो, जब चना के बाहर छिलका जो होता है उसको हटाते हैं तो चना दो भागों में बढ़ जाता है, आप जानते हो ना। उसी तरह से मटर, मूंग, आप ये सब जो जितने भी होती हैं वो क्या होती हैं, द्विबीजपत्री, यानी जिसके बीज को दो भागों में बांटा जा सके उसको क्या कहते हैं,
द्विबीजपत्री, और जिसके बीज को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे देखो आप चावल का जो है दाना, उसको आप दो भागों में बांटते हुए दिखते हो क्या? नहीं। गेहूं हो गया, इस तरह से मक्का हो गया, मक्का भी आप भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो दो टुकड़ों में नहीं बढ़ता है उसका बीज, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद आप ये दिया हुआ है कि इनका जो कुछ पहचान है कि द्विबीजपत्री जहाँ भी होंगे पौधे, उसका जो जड़ होगा वो मूसला जड़ होगा। मूसला जड़ का मतलब है कि बड़ा मोटा टाइप से बनता है और नीचे तक जाता है, जबकि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका जो जड़ें होती हैं वो पत्तियों समानांतर दिखा सिरा विन्यास वाला होता है, और इनका जो जड़ है वो क्या होता है? झकड़ा जड़, यानी झिर्रीदार जड़, उसमें कोई एकदम जोर का पकड़ा हुआ नहीं रहता है, ना ही ज़्यादा अंदर तक जाता है। ठीक है। पत्तियों की बात करें तो इसमें जलिकावत होता है और इसमें समानांतर। जलिकावत मतलब जाल के समान इस तरह से कुछ भी रहेगा, और सिरा विन्यास मतलब आपका लंबेदार रहेंगे ये। जैसे आप जानते हो मक्का का, गेहूं का, धान का, ये लंबे होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर सिरा विन्यास। और इसमें जो होता है जलिकावत सिरा विन्यास। आगे हम लोग देखते हैं, ये पुष्पी पौधे के बारे में और कुछ दिया है, आप पढ़ सकते हो। और लास्ट जो पांचवा आता है, हम लोग अभी 5 जगत में देख रहे थे, मोरेरा, प्रोटिस्टा, है ना, इस तरह से, तो ये पांचवा आ गया आपका जगत एनिमेलिया, और इसी में आते हैं हम लोग। और इसमें जितने भी विकसित जीव हैं, जो छोटे से धीरे धीरे विकास करते करते बढ़ गए, जिनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, ये यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको ये बहुकोशिकीय यूकोरियोटिक विषमपोषी होते हैं। इनके कोशिकाओं के चारों तरफ क्या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो पौधों में पाया जाता है, यानी प्लांटी में, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, जबकि एनिमिलिया या जंतु जगत में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है, कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। तो आप जानते हैं जंतुओं में हरित लवक कहाँ पाया ही नहीं जाता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। और जो पोषण होता है अंतर्ग्रहण वाला होता है, यानी अंदर निगल कर खाते हैं। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिया है देख सकते हो, ये सब क्या करते हैं? अपने अंदर भोजन को ग्रहण करते हैं। कुछ होते हैं तितली वगैरह रस चूसते हैं, मनुष्य मुंह होता है, पक्षियों में चोंच होता है ना, जितने भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये इस तरह से 5 जगत किसका? RH व्हिटेकर का कंप्लीट होता है। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग फिर नेक्स्ट में देखेंगे। 5 जगत तक हम लोग देखे हैं। आगे और जो भी दिया रहेगा इधर इस तरह से जंतु को और डिवाइड किया गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू। चलिए ओके बाय।